क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स है, इसकी स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1974 में, 1966 में, 1971 में, 1972 में। तो देखिए, जो हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स है, इसकी स्थापना हुई 1966 में। कब हुई? 1966 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ पर रहेगा? वो रहेगा पंचकुला में। कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में। और अब आपको इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो जो हरियाणा के कौन से मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में ये काम करती है? तो हरियाणा का जो कॉरपोरेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर बनवारी लाल के अंडर में आती है हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, डॉक्टर बनवारी लाल। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि जो हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, एमडी कौन है? तो जो इसके एमडी रहेंगे वो रहेंगे कैप्टन शक्ति सिंह। कौन रहेंगे? कैप्टन शक्ति सिंह। ये आईएएस ऑफिसर हैं। कौन रहेंगे? कैप्टन शक्ति सिंह। तो यहाँ से जो हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स है, इसकी स्थापना हुई 1966 में और इसका हेडक्वार्टर रहेगा पंचकुला में। और जो कॉरपोरेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर बनवारी लाल, उनके अंडर में आती है ये। और जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो रहेंगे कैप्टन शक्ति सिंह। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए, भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत या फिर यमुनानगर। तो जो भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है, ये स्थित रहेगा फरीदाबाद में। कहाँ रहेगा? फरीदाबाद में। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में औसत साक्षरता प्रतिशत है जो, वो क्या है? किसका पूछा है? शहरी क्षेत्रों का। आपके ऑप्शन रहेंगे 80.14% या 81.14% या 82.14% या 83.14%। तो जो हरियाणा के शहरी क्षेत्र हैं, उनका जो औसत साक्षरता प्रतिशत है वो रहेगा 83.14%। कितना रहेगा? 83.14%। यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका साक्षरता प्रतिशत है वो कितना रहेगा? तो उनका रहेगा 71.42%। कितना रहेगा? 71.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले बताइए, बढ़ते क्रम में कौन से हैं? तो न्यूनतम का मतलब सबसे पहले बताना है जिसकी सबसे कम महिला साक्षरता है, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा। तो देखिए, आपके ऑप्शन है रोहतक, हिसार, पलवल या मेवात, मेवात या पलवल, हिसार या रोहतक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो न्यूनतम महिला साक्षरता दर है वो रहेगी मेवात की। किसकी रहेगी? मेवात की। उसके बाद सेकंड लास्ट रहेगा वो रहेगा पलवल। तो यहाँ से आपका जो सी ऑप्शन है वो रहेगा बिल्कुल सही। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए किस जिले की महिला साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये रहेगी गुरुग्राम की। किसकी रहेगी? गुरुग्राम की। उसके बाद रहेगी पंचकुला की, फिर अंबाला की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है धर्मवीर सिंह, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, धनीकलाल मंडल या फिर ओम प्रकाश वर्मा। तो जो सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे हैं हरियाणा के वो रहे हैं ओपी वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो सबसे ज़्यादा या अधिक समय तक राज्यपाल रहे हैं वो है बीएन चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए पहले राज्यपाल कौन थे? तो वो थे धर्मवीर सिंह। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? मतलब हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बंसीलाल, पंडित नेकीराम शर्मा, चौधरी छोटूराम, पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो आयरन मैन ऑफ हरियाणा है वो कहा जाता है बंसीलाल को। किसको कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को कहा जाता था हरियाणा का लौह पुरुष। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है हरियाणा का विकास पुरुष। क्या कहा जाता है? हरियाणा का विकास पुरुष। और इसके अलावा इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा गया है। क्या कहा गया है? आधुनिक हरियाणा का निर्माता। और इसके अलावा इन्हें हरियाणा का शिल्पी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? हरियाणा का शिल्पी।
तो ये बातें थी जो इनसे रिलेटेड याद रखना। इसके अलावा जो पंडित नेकीराम शर्मा है इनको भी आप याद रखना। इन्हें कहा जाता था हरियाणा केसरी। क्या कहा जाता था? हरियाणा केसरी। यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोज झील कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है रोहतक हिसार मार्ग पर, सोरना फरीदाबाद मार्ग पर, जींद कैथल मार्ग पर या अंबाला यमुनानगर मार्ग पर। तो जो धोज झील रहेगी वो रहेगी सोहना फरीदाबाद मार्ग पर। कहाँ रहेगी? सोहना फरीदाबाद मार्ग पर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। रानी की डयोढ़ी का निर्माण किस सन में हुआ? आपके ऑप्शन है 1671 में, 1672 में, 1675 में या फिर 1679 में। तो जो रानी की डयोढ़ी है इसका निर्माण कब हुआ ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो रानी की डयोढ़ी है ये कहाँ पर स्थित है। जो रानी की डयोढ़ी है ये कहाँ पर है? ये रहेगी रेवाड़ी में। कहाँ रहेगी? रेवाड़ी में। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इसका निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण करवाया था जो राव नंदराम थे उन्होंने करवाया था रानी की डयोढ़ी का निर्माण। कब किया था? 1675 में। तो इससे रिलेटेड 3 बात याद रखनी है। इसका निर्माण 1675 में हुआ। किसके द्वारा? राव नंदराम के द्वारा। किसके द्वारा? राव नंदराम के द्वारा। और कहाँ पर हुआ? रेवाड़ी में। कहाँ हुआ? रेवाड़ी में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। चामुंडी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है सिरसा, नारनौल, फतेहाबाद और या रेवाड़ी। तो जो चामुंडी देवी का मंदिर है ये रहेगा नारनौल महेंद्रगढ़ में। चामुंडी देवी का मंदिर है वो कहाँ रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए किस काल में मानव का निवास स्थान है जो नदी घाटियों शिलाश्रय तथा गुफाएं होती थी? आपके ऑप्शन है निम्न पूर्व पाषाण काल या मध्य पूर्व पाषाण काल या उत्तर पूर्व पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। तो जो प्राचीन काल में जो मानव है वो नदी घाटियों और गुफाओं में निवास करता था। तो ये है मध्य पूर्व पाषाण काल की घटना। कब कब करता था? मध्य पूर्व पाषाण काल में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के संस्थापक कौन थे? करमपाल, महाराजा दंडपति, अनंगपाल या पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा जो पानीपत है उसके संस्थापक थे महाराजा दंडपति। कौन थे? महाराजा दंडपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनवाया था? आपके ऑप्शन है थानेसर, कुरुक्षेत्र, करनाल या फिर पानीपत। तो जो महाराजा अशोक थे उन्होंने जो स्तूप का निर्माण करवाया था वो करवाया था थानेसर में। कहाँ करवाया था? थानेसर में। तो यहाँ से थानेसर है जो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा लैंप सेविंग स्कीम चलाई गई है पूछा है। उससे रिलेटेड कौन सा फैक्ट है जो वो बिल्कुल सही रहेगा? एपीएल परिवारों के बीच सीएफएल वितरित करना या एपीएल परिवारों के बीच एलईडी लाइट वितरित करना या बीपीएल परिवारों के बीच सीएफएल वितरित करना या बीपीएल परिवारों के बीच एलईडी लाइट वितरित करना। तो जो लैंप सेविंग स्कीम है उसमें जो बीपीएल परिवार हैं उनको सीएफएल वितरित करना इसका जो लक्ष्य था। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बीपीएल परिवारों के बीच सीएफएल है वो वितरण करना था जो लैंप सेविंग स्कीम है इसका लक्ष्य। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए राज्य में रतन आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है रोहतक या फिर पिंजौर या फिर बहादुरगढ़ या फिर गढ़ी हरसरू। तो जो रतन आभूषण पार्क है वो विकसित किया जा रहा है गढ़ी हरसरू में। कहाँ पर? गढ़ी हरसरू में। और जो गढ़ी हरसरू है ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा गुरुग्राम जिले में। कहाँ रहेगा? गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए राज्य में सबसे अधिक लंबी सड़क किस जिले में है? आपके ऑप्शन है रोहतक, भिवानी, सोनीपत या फिर पंचकुला। तो जो सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें हैं वो रहेंगी भिवानी में। कहाँ रहेंगी? भिवानी में। और ये कितने किलोमीटर रहेंगी? ये रहेंगी आपकी 2378 किलोमीटर। कितनी रहेंगी? 2378 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि राज्य में सबसे छोटी या सबसे कम लंबी सड़क किस जिले में है? तो ये रहेंगी आपकी फरीदाबाद में। कहाँ रहेंगी? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1987, 2009, 2010 या फिर 2011। तो जो YMCA यूनिवर्सिटी है
उसकी स्थापना हुई 2009 में। कहाँ पर? फरीदाबाद में। कहाँ पर? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवाड़ की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया? तो जो बलबन थे, बलबन ने मेवाड़ की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 1265, 1260, 1268 या फिर 1270। तो जो बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, ये क्वेश्चन भी आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। कौन सी नीति अपनाई थी? लौह व रक्त की नीति अपनाई थी। आयरन एंड बल्ड पॉलिसी भी बोल सकते हो आप इसे। और कब अपनाई थी ये अपनाई थी 1265 में, जो मेवाड़ की शक्ति को नष्ट करने के लिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, रोहतक पर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने अंबाला से सेना को कब हडसन के नेतृत्व में भेजा था? आपके ऑप्शन रहेंगे 24 मई को, 30 जून को, 28 मई को या इनमें से कोई नहीं। तो जो रोहतक में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने अंबाला से सेना भेजी थी हडसन के पास, तो ये कब भेजी थी? ये भेजी थी 24 मई को। कब भेजी थी? 24 मई को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारी मिट्टी का दूसरा नाम बताइए। कंधी, दोमट, डाकर या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारी मिट्टी है इसका दूसरा नाम रहेगा डाकर। डाकर मृदा भी बोलते हैं भारी मिट्टी को। और ये कहाँ पर पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो डाकर मृदा है या भारी मिट्टी है, ये पाई जाती है थानेश्वर, इसके अलावा जगाधरी। कहाँ पर? जगाधरी। और इसके अलावा पाई जाती है ये फतेहाबाद में। कहाँ पाई जाती है? फतेहाबाद में। 3 जगह पर पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर? फतेहाबाद में, थानेसर में और जगाधरी में। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि जो भारी मिट्टी है या डाकर मृदा है, इसके अंदर कौन सी फसलें हैं जो अच्छी होती है? तो ये होती है आपकी गेहूं, चावल, जौ और कपास। कौन सी? कपास। ये चारों फसलें हैं, ये होती हैं भारी मृदा में बहुत ही ज़्यादा अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रदेश के किस जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया है? आपके ऑप्शन है भिवानी, रोहतक, पानीपत या फिर यमुनानगर। तो जो चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क है, ये विकसित किया गया है यमुनानगर में। कहाँ किया गया है? यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पछेली जिसके ऊपर चोंचदार बीज होता है, यह आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे माथे पर लटकाने वाला आभूषण, पाँव में पहनने वाला आभूषण, कलाई का आभूषण या कलाई में बांधने का आभूषण। तो जो पछेली होता है, ये होता है कलाई का आभूषण। क्या होता है? कलाई का आभूषण। यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। और इसमें क्या होते हैं? चोंचदार बीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साईं मस्तनाथ का मेला किस स्थान पर लगता है? आपके ऑप्शन रहेंगे रबड़ा सोनीपत, उचाणा जींद या फिर किलोई रोहतक या मस्तनाथ मठ रोहतक। तो जो साईं मस्तनाथ का मेला है, ये लगता है रबड़ा सोनीपत में। कहाँ लगता है? रबड़ा सोनीपत में। इसके अलावा जो मस्तनाथ मठ है रोहतक में, जो कि कहाँ पर है? बोहर रोहतक में। यहाँ पर लगता है बाबा मस्तनाथ का मेला। किसका मेला? बाबा मस्तनाथ का मेला। तो यहाँ से ये कंफ्यूज नहीं होना है। साईं मस्तनाथ का मेला लगता है रबड़ा सोनीपत में, और जो मस्तनाथ मठ में लगता है बाबा मस्तनाथ का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 द्वादशी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, हिसार, कैथल या फिर अंबाला। तो जो 52 द्वादशी का मेला है, ये आयोजित किया जाता है कैथल में। कहाँ किया जाता है? कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन देव की स्मृति में मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे जेठ महीने में, सावन महीने में, आश्विन महीने में या मार्गशीर्ष महीने में। तो जो मोहन देव है, इनके मेले का जो इनकी स्मृति में मेला लगाया जाता है, वो लगाया जाता है श्रावण महीने में। और ये कहाँ पर लगाया जाता है? ये लगाया जाता है गुरुग्राम में। कहाँ लगाया जाता है? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम का भी एक गांव है। कौन सा गांव है? पन्नवाला खुसरोपुर। कौन सा गांव है? पन्नवाला खुसरोपुर। वहाँ पर लगाया जाता है मोहन देव की स्मृति में मेला, श्रावण महीने में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल में कर्ण झील का निर्माण कब करवाया गया? आपके ऑप्शन है 1966 में, 1968 में, 1970 में या फिर 1972 में। यहाँ से
पूछा गया है कर्ण झील का निर्माण कब करवाया गया। तो जो कर्ण झील है इसका निर्माण करवाया गया 1972 में। कब करवाया गया? 1972 में। कहाँ पर? करनाल में। और जो कर्ण झील है इसको चक्रवर्ती झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवर्ती झील। ये बात भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवेंचर रिसोर्ट पर्यटन स्थल है इसकी शुरुआत कब व कहाँ की गई? आपके ऑप्शन है 2003 टिक्करताल में, या 1988 सूरजकुंड में, या 1980 सोनीपत में, या 1981 झज्जर में। तो जो एडवेंचर रिसोर्ट पर्यटन स्थल है इसकी स्थापना की गई 2003 में। कब की गई? 2003 में। और कहाँ पर की गई? टिक्करताल है जो पंचकुला में, वहाँ की गई। कहाँ की गई? टिक्करताल पंचकुला में। और आपको पता ही होगा पंचकुला में एक झील भी है जिसका नाम टिक्करताल है। टिक्करताल झील ये भी कहाँ पर रहेगी? पंचकुला में। और जो एडवेंचर रिसोर्ट पर्यटन स्थल है इसकी स्थापना कब की गई? 2003 में। कहाँ? टिक्करताल पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के हिसार जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? आपके ऑप्शन रहेंगे 30,461, 31,295, या 33,295, या 33,461। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें हिसार से कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? ये लिया था 33,295 सैनिकों ने। कितने सैनिकों ने? 33,295 सैनिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सिटी सेंटर सेक्टर 17 को, या लेजर वैली को, या सड़कों का नेटवर्क है जो तथा 7VS है, या कैपिटल परिसर सेक्टर 1 है। तो जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का दिल है वो कहा जाता है सिटी सेंटर सेक्टर 17 को। किसे कहा जाता है? सिटी सेंटर सेक्टर 17 को। इसके अलावा जो लेजर वैली है इसे कहा जाता है चंडीगढ़ के फेफड़े। क्या कहा जाता है? चंडीगढ़ के फेफड़े। और जो सड़कों का नेटवर्क है तथा VS इसे कहा जाता है चंडीगढ़ की संचार प्रणाली। क्या कहा जाता है? संचार प्रणाली। इसके अलावा जो कैपिटल परिसर है सेक्टर 1 इसे कहा जाता है चंडीगढ़ का सिर। क्या कहा जाता है? सिर। इसके अलावा देखिए जो चंडीगढ़ का विसरा है वो किसे कहा जाता है? विसरा कहा जाता है जो इंडस्ट्रियल एरिया है चंडीगढ़ का उसे। और जो चंडीगढ़ का डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था? फ्रांस के एक वास्तुकार थे ली कॉर्बुजियस। कौन थे? ली कॉर्बुजियस। उन्होंने तैयार किया था चंडीगढ़ का डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नागभट्ट जो कि प्रतिहार वंश थे उनके द्वारा हरियाणा पर कब अधिकार किया गया? आपके ऑप्शन है 1814 ईस्वी में, 811 ईस्वी में, या 808 ईस्वी में, या फिर 805 ईस्वी में। तो जो नागभट्ट थे उनके द्वारा हरियाणा पर अधिकार किया गया 805 ईस्वी में। कब किया गया? 805 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई? आपके ऑप्शन है 1714 ईस्वी में, 1715 ईस्वी में, 1716 ईस्वी में, या फिर 1717 ईस्वी में। तो जो बंदा बहादुर थे इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 1715 ईस्वी में। कब हुई? 1715 ईस्वी में। तो ये रहेगा आज का मॉक टेस्ट नंबर 5। तो अगर आपको